नमस्कार बच्चों, सुपर एनसीईआरटी पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लगातार इतिहास के चैप्टर को कर रहे थे और जो 7वीं कक्षा का पहला चैप्टर हमने पिछली जो क्लास में किया था और उसमें से आधे जो मैंने कहा था आपको अभ्यास के क्वेश्चन में अगली क्लास में करवाऊंगा। जो आज हम करने वाले हैं चैप्टर पहला 7वीं कक्षा का जो इतिहास का पहला चैप्टर है हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज, उसके जो अभ्यास के क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ सभी के सभी क्वेश्चन करवाऊंगा। बेटा ध्यान से देखना है और जिसको ये चैप्टर समझ में नहीं आया है वो जो पिछली हमारी क्लास है उसको देख लेना है बेटा, ठीक है। बिल्कुल देख लेना, मैंने बिल्कुल आसानी से आपको समझाया है और आप बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हो और बिल्कुल समझ जाओगे। जितने भी अभ्यास के क्वेश्चन मैंने देखे हैं आपकी बुक में बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वे हम आपको करवाएंगे। किस प्रकार उनको लिखना है ये हम आपको इसमें बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हर्षवर्धन की जो शासन प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी, किस प्रकार वो इतने महान योद्धा बने, कौन सी शासन प्रणाली उन्होंने बनाई हुई थी जिसके कारण वो हर एक युद्ध में विजय हासिल कर पाए हैं। ठीक है बेटा, तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ उन्होंने किस प्रकार शासन प्रणाली थी। मैं कह सकता हूँ कि हर्ष की शासन प्रणाली हम कह सकते हैं शासन व्यवस्था। कौन कौन से पद क्या था उसके पास, कौन कौन से पद थे जिसके कारण उन्होंने पूरे भारतवर्ष में अपना नाम कमाया है। सबसे पहले मैं जिक्र करूं तो एक राजा होता था, राजा वो खुद था। वे ऐसे राजा थे, उन्होंने अपने जो मंत्री परिषद बोले तो मंत्रिमंडल, एक ऐसा मंत्रिमंडल बनाया उन्होंने जिन्होंने सभी ये यानी पूरे के पूरे साम्राज्य को इतने अच्छी तरह व्यवस्थित तरीके से रखा था और इतना जो अपना एरिया बोले तो अपने जो अधिकार लगातार बढ़ाते जा रहे थे हर एक क्षेत्र में। वो इन्हीं मंत्रियों के कारण, इन्हीं पदों के कारण, मतलब बहुत ज़्यादा सहयोग देने वाले कौन कौन से पद किस किस भाग में उन्होंने बांटे हुए थे और कौन से मंत्री को क्या कहते थे ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये रणनीति जानना जरूरी है। आज के समय पे अगर आपको जीतना है तो आज के समय में भी आपको रणनीति जानना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उन्होंने एक मंत्री परिषद बनाया। क्या? मंत्री परिषद, गजब का मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद में कौन कौन से मंत्री थे ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले था प्रधानमंत्री। पहले सुनना है फिर लिखना है, ठीक है, पूरे ध्यान से। जो प्रधानमंत्री कौन होता था? प्रधानमंत्री कौन होता था? सलाहकार। किसका सलाहकार? राजा का सलाहकार। किसका सलाहकार? राजा का सलाहकार। और राजा कौन था? हर्षवर्धन था। तो राजा का सलाहकार होता था। अगर दूसरे नंबर पर बात करें हम, महासंधि विग्रह अधिकृत। महासंधि मैं आपको बताऊंगा ये भी क्या होता है। महासंधि विग्रह अधिकृत, ये कौन होता था? कौन सा पद होता था इस इंसान के पास जो जिसको ये नाम दिया गया था महासंधि विग्रह अधिकृत? ये होता था बेटा युद्ध और शांति मंत्री। कौन से साम्राज्य, यानी हो गया कोई दूसरा साम्राज्य है, किस साम्राज्य के साथ हमको शांति का भाव, शांति से मिलना है या फिर उसके साथ युद्ध करना है, ये राय, जितनी भी राय ये विचार करते थे तो कौन करते थे? महासंधि विग्रह अधिकृत। ये प्रधानमंत्री को बताते थे और प्रधानमंत्री राजा से वार्तालाप करते थे, बातचीत करते थे, भाई ये हमको करना है या नहीं करना है। सबसे पहले ये देखते थे भाई किस देश के साथ हमको शांति भावना से रहना है और किस देश से हमको युद्ध करना है।
फिर क्या है अगला, महाबल, महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत। ये कौन सा होता था बेटा, ये कौन होता था, कौन सा पद था ये पद था सेनाध्यक्ष, सेना अध्यक्ष। जितनी भी बड़ी सेना थी सभी की सभी सेनाएं इसके अधिकार में थी। सेना के साथ क्या करना है, किस युद्ध में किस सेना को भेजना है, तो कौन संभालता था, सेनाध्यक्ष। और सेनाध्यक्ष को क्या कहते थे भाई, महाबलाधिकृत। ठीक है, इन नामों को याद भी रखना है। ठीक है, कहीं पर पूछा भी जा सकता है। मैं तो ये आपको बता रहा हूँ, ये माइंड मैप था हर्षवर्धन का। उन्होंने ये पद संभाल रखे थे, दे रखे थे, भाई तुम इस चीज़ को संभालना है, तुम इस चीज़ को संभालना है। खुद तो अकेला कुछ कर नहीं सकता ना, ये तो माइंड मैप है भाई, हैं। तो जो हम कह सकते हैं उसकी शासन व्यवस्था, वो किस प्रकार अपने शासन को संभालता था, किस प्रकार अपने शासन को संभालता था। अगली मैं बात करूं तो महाप्रतिहार, महाप्रतिहार कौन होता था भाई, महाप्रतिहार कौन होता था, महाप्रतिहार होता था जो राजा होता था उसके महल की सुरक्षा करने वाला, महल की सुरक्षा करने वाला। ध्यान से देखना बेटा, महल की सुरक्षा करने वाला कौन होता था, महाप्रतिहार होता था। ठीक है, महाप्रतिहार होता था। और मैंने आपको बताया कि सलाहकार प्रधानमंत्री होता था, महासंधि विग्रह जो होता था, विग्रहकृत होता था, जो युद्ध और शांति के जिसके अंडर में थी, किसके साथ शांति के भाव से मिलना है और किसके साथ युद्ध करना है, तो ये अधिकार इसके जो महासंधि विग्रह अधिकृत के पास था। और यो क्या लिख दिया, महाबलाधिकृत सेना अध्यक्ष होता था। कौन सी सेना कौन से युद्ध में भेजनी है, कौन सी सेना है कौन से युद्ध में। और जो महाप्रतिहार था वो जो राजा होता था उसके महल की सुरक्षा के लिए पद बनाया गया था। महल की सुरक्षा महाप्रतिहार करेगा भाई, इसके अंडर में रक्षा होगी महल की। तो अगली हम बात करें तो अष्टपटालिक, एक और पद था भाई अष्ट, इसको हम नहीं भूल सकते, अष्टपटालिक, इसको भी याद रखना है। इसमें जो लेखाधिकार बोले तो हम लेखाधिकार जिसके पास लिखने की कार्रवाई थी भाई, इतना नुकसान हुआ है, ये हुआ है महल में इस चीज़ की कमी हो चुकी है, जो कि पूरे का पूरा हम मुंशी बोल ले तो आजकल कलरक बोल देते हैं। ठीक है, उस समय पर क्या कहते थे, अष्टपटालिक लेख अधिकार, जिसके पास लिखने का जो अधिकार था। ठीक है, अब आगे मैं करवाने वाला हूँ बेटा आपको, जो आपके अभ्यास के क्वेश्चन में जो आएंगे ना, ये मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि प्रधानमंत्री सलाहकार होता था, युद्ध और शांति मंत्री कौन होता था, महासंधि विग्रहकृत। ये पूछा जा सकता है जो युद्ध और शांति किसके अंडर में आती थी, किसके अधिकार में थी, महासंधि विग्रह अधिकृत के। और महाबला अधिकार कौन था, सेना अध्यक्ष था। और महाप्रतिहार कौन था, मंडल जो महल की सुरक्षा करने वाला। ठीक है, जो अगले मैं करवाने वाला हूँ आपको, सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। जो हर्षवर्धन था, जो शासन व्यवस्था में सामाजिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी बेटा। सामाजिक व्यवस्था की हम बात करें तो बेटा, सामाजिक व्यवस्था मैंने आपको पहले ही बताया है, समाज के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। उन्होंने अनेक प्रकार के दान भी किए हैं, सामाजिक अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने बांटा हुआ था। ठीक है, अगर सबसे पहले हम बात करें तो वर्ण व्यवस्था, क्या बताई मैंने, वर्ण व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था
वर्ण व्यवस्था का क्या मतलब है? अलग अलग वर्णों में लोगों को उन्होंने बांटा हुआ था। कौन कौन से वर्णों में बांटा हुआ था? सबसे पहले मैं बात करूं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, 4 वर्णों में उन्होंने बांटा हुआ था। ब्राह्मण जो उच्च पद पर थे, जिनको वेदों का ज्ञान था। क्षत्रिय जो सेना में भर्ती होते थे, लड़ने के युद्ध के लिए तैयार रहते थे, उनको क्षत्रिय कहा जाता था। और जो वैश्य होते थे वो साहूकार बोले तो हमें व्यापारी होते थे। और शूद्र होते थे वो जो मजदूर होते थे, जो मजदूरी का जिनके पास काम करवाया जाता था। 4 वर्णों में उन्होंने अपने शासन व्यवस्था को बांटा हुआ था। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था को बांटा हुआ था। एक दानी भी हुए हैं वे, क्या वो एक बहुत बड़े दानी भी हुए हैं। उन्होंने अनेक दान किए हैं भाई। ठीक है, जब जाके वो एक महान योद्धा भी थे और एक महान दानी भी कहलाए हैं। और दान उन्होंने, मैं आपको बता दूं बेटा, दान की बात आती है तो उन्होंने 200 गांव, नालंदा विश्वविद्यालय, नाम सुना होगा आपने, नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में दे दिए कि ये 200 गांव कर इकट्ठा करेंगे, मतलब धन इकट्ठा करेंगे और नालंदा विश्वविद्यालय में दिया करेंगे। ये किसके लिए? शिक्षा के लिए दिया करेंगे। अगर उनको ज़रूरत है धन की तो इन 200 गांव से कर इकट्ठा करेंगे और उनको दिया करेंगे। उन्होंने 200 गांव उनको दान कर दिए। ठीक है, दान की बात आती है तो फिर हम लिख सकते हैं हेडिंग में ये पूछा जाए कि सामाजिक व्यवस्था के बारे में, या आय और ये हमको कहे कि दान व्यवस्था के बारे में बता दे, हैं? ठीक है, फिर आगे हम जो बात करने वाले हैं प्रजा हित के लिए क्या किया उन्होंने? प्रजा हित के लिए अनेक सड़कें, अनेक पानी के प्रबंध, अनेक ऐसे प्रबंध करवाए उन्होंने जो प्रजा के लिए बहुत ही जरूरी थे। ठीक है बेटा, अनेक प्रबंध करवाए उन्होंने। ठीक है, सेना के लिए भी अनेक कार्य करवाए। सभी को एक से बढ़कर एक वेतन, मतलब हमारे यहाँ पर आज के दिन कह देते तनख्वाह, वेतन दिया जाता था एक से बढ़कर एक सभी सैनिकों को, ताकि और ज़्यादा मजबूत उनकी जो सेना बन सके। और जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, जो न्याय की व्यवस्था थी, कोई गलती कर देता सबके साथ बिल्कुल बराबर का न्याय किया जाता था उस समय पर। ये कस्में खाना, अग्नि परीक्षा, जल परीक्षा, ये सभी उस समय पर करवाई जाती थी। ठीक है बेटा, आगे जो आर्थिक व्यवस्था की जो मैंने आपको बात बताई है, आर्थिक व्यवस्था जो खाने कमाने का सिस्टम था किस प्रकार की हुई थी, जो कृषि है उस पर निर्भर थे ज़्यादा से ज़्यादा, और व्यापार पर निर्भर थे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है बेटा, ये अभ्यास के क्वेश्चन में हर एक पॉइंट में आपको करवाऊंगा। और हर्षवर्धन थे वे एक महान शासक होने के साथ साथ एक महान नाटककार भी हुए हैं। अनेक नाटक लिखे उन्होंने। सबसे पहले मैं बात करूं तो नागानंद, प्रियदर्शिका, मैंने आपको क्या बताया, नागानंद, प्रियदर्शिका, ऐसे नाटक लिखे उन्होंने, गजब। और अब मैं जो आपको करवाने वाला हूँ, कॉपी पेन अब निकाल लेना बेटा, क्योंकि आपको लिखना होगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से किस क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, गजब तरीके से मैं करवाने वाला हूँ, स्क्रीन पर आप देख लेना और सभी के सभी क्वेश्चन आपको करने हैं भाई। ठीक है, देखो ऐसी क्लास बेटा कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा हमें आपके लिए मेहनत कर रहे हैं लगातार, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, जलो मत, रीस करो बेटे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जलो मत रीस करो।
अगर ये सोच रहे हो किसी भाई का भला हमारे साथ साथ हो जाए तो लगातार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। और मैं अब जो आपको करवाने वाला हूँ ये अपने खुद मैंने आपके लिए बनाया है, हर एक क्वेश्चन के आंसर जो आपके लिए बनाए हैं, ठीक है बेटा। लगातार जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, आप रोक रोक के इसको कॉपी में उतार लेना। हर एक क्वेश्चन को गजब तरीके से मैंने करवाया बेटा, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, जो पहला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य, जो मैंने क्या बताया, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात किस वंश की स्थापना हुई, आप बता सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही क्लियर, बहुत ही साफ साफ आपको समझाया है किस वंश की स्थापना होती है गुप्त वंश के बाद। तो वर्धन वंश और या पुष्यभूति वंश हम कह सकते हैं, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। तो इसका आंसर पुष्यभूति वंश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो कौन थे बेटा? बाणभट्ट थे। और बाणभट्ट के द्वारा पुस्तक लिखी हुई है, ठीक है। एक तो हर्षचरित हो गई, कादम्बरी हो गई बेटा, हर्षचरित और कादम्बरी। ये पूछा जाए कि बाणभट्ट द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई है, तो कौन कौन सी पुस्तक लिखी हुई है? तो हर्षचरित और कादम्बरी, ठीक है बेटा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक ने की? अभी अभी मैंने बताया था, नागानंद की नाटक की रचना किसने की? हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अगर गमन को रोका, कौन से शासक ने उसके जो युद्ध करने के लिए जा रहा था हर्षवर्धन, कौन से शासक ने उनको रोका? तो मैंने बिल्कुल साफ साफ युद्ध शैली से, युद्ध तरीके से एक मैप के अकॉर्डिंग आपको बताया है पिछली वीडियो में। आपको देखना बेटा, पूरा पार्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? बंगाल यानी गौड़ का, बंगाल कौम गौड़ का शासक कौन था? शासक है तो ये शशांक था भाई, शशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल इनको अच्छी तरीके से इनको भर सकते हो बेटा, बिल्कुल अच्छी तरीके से। और ये सब कुछ जानने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है बेटा, उसको देखना एक बार। आपको मैं ये बोल रहा हूँ, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पिछली वीडियो को ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। और आप दूसरे के लिए नहीं, अपने खुद के लिए देखो, दूसरे के लिए नहीं। अगर आपको खुद को सीखना है तो आपको देखना होगा उसको। और देखो, मैं तो यही सोच रहा हूँ, आप देखो बेटा उसको, ठीक है। देखोगे तभी तो आगे बढ़ सकते हो, तभी तो आगे बढ़ सकते हो। वरना जलते रहना एक दूसरे को देखकर, ये मेरे से आगे गया, ये मेरे से ज़्यादा नंबर ले गया, इसको मेरे से ज़्यादा ज्ञान है। क्यों है? अगला मेहनत कर रहा है भाई, ठीक है, अगला मेहनत कर रहा है, आप भी करके दिखाओ, ठीक है। मेहनत नहीं तो एक बार वीडियो को देखो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमने कुछ सीखा है। पिछली वीडियो को देखना, ठीक है, और फिर करके देखना। अभ्यास के क्वेश्चन ऐसे कर दोगे, हमारी गारंटी है। अगर समझ में फिर भी नहीं आया, फिर हमसे कहो, कमेंट करके बताना हमको समझ में नहीं आया, फिर समझाएंगे आपको, फिर समझाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उचित मिलान करना बेटा। देखो मैंने इसके आंसर भी दिए हैं, इसके मैंने आंसर भी दे दिए हैं, और इसके जो क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है ये भी आप देख लेना, और ये आंसर भी मैंने आपको दिए हैं, लिख लेना है, ठीक है। आंसर देखने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपने वीडियो अच्छी तरह देखी है तो, क्लास को पूरा देखा है तो। और ये सही और गलत बताना बेटा, मैंने ये भी आपको दिखा दिया, इसमें भी आंसर लिख दिया है बेटा मैंने आगे, ठीक है। एक बार पढ़ के देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, अपनी बुक में पढ़ के देखना है वीडियो को देखकर, फिर आप अपने मन से करना है, फिर मज़ा ही अलग होता है भाई। ये होती है मेहनत, हाँ मेरे खुद की मेहनत थी, मैंने कुछ किया है, ठीक है। आगे देखना भाई क्या है, हर्षचरित क्या है, यह किसने लिखा?
क्या बताया, रसचरित क्या है और ये किसने लिखा, मैंने अभी अभी बताया, रसचरित बाणभट्ट ने लिखा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लिख लेना है ये साथ साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत बताइए। पहली वीडियो में मैंने बिल्कुल आसान तरीके से बताया है, बार बार समझा के बताया है, उसको देखना जरूरी है बेटा। और क्वेश्चन आप लिख सकते हो, आंसर भी लिख सकते हो, मैंने आपको ये भी दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है, गौड़ राज्य का अधिग्रहण करने के लिए हर्षवर्धन की क्या मांग थी, क्या मंशा थी, क्या मंशा थी। गौड़ जो राज्य था, मैंने आपको बताया है, गौड़ राज्य को अपने अधिकार में क्यों लेना चाहते थे और क्यों पराजित करना चाहते थे हर्षवर्धन, कौन सी कहानी है, ये कहानी भी मैंने आपको बता दी है गौड़ राज्य की, पिछली क्लास को देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और ये आप लिख लेना वीडियो को रोककर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना अपना क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अभिषेक के बाद राजा हर्षवर्धन ने सबसे पहले क्या कार्य किया, इस कार्य में उनकी सहायता किसने की, इस कार्य में उनकी सहायता किसने की, ठीक है। मैंने बताया था उन्होंने राज्य अभिषेक होने के बाद कसम खा ली थी कि वो अपनी बहन को ढूंढेंगे, फिर उनके भाई की जिन्होंने हत्या की है उनसे उनका बदला लेंगे। वे कौन कौन से राजा थे मैंने पीछे बता दिया है ये, और पिछली वीडियो को देख लेना, सब कुछ उसी में है, ठीक है। और बाकी आप लिख लेना, मैंने आपके लिए ये भी दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये देखो भाई क्या है, हर्षवर्धन एक विशाल साम्राज्य बनाने में सफल रहा, इस कथन को तर्क सहित सिद्ध करे, ठीक है। बिल्कुल आसान है भाई, वो किस प्रकार उन्होंने विजय हासिल की है, किस प्रकार वो जीते हैं, किस प्रकार इतने महान राजा हुए हैं, कैसे कैसे उन्होंने दान किए हैं, क्या क्या जनता के लिए किया है, ठीक है। सभी का सभी शासन प्रणाली भी मैंने बता दिया है, पीछे आप देख लेना वो किस प्रकार इतने युद्ध जीते हैं भी, ठीक है। कितनी एज में वो राजा बने, कब जन्म हुआ, पूरे का पूरा जीवन परिचय मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, देखना जरूर है बेटा, ठीक है। पार्ट 1 इतिहास 7वीं क्लास पार्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सभी क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, ठीक है, ढूंढ लेना। अगर कोई भी किताब हो हम सभी के करेंगे, अभी हमने शुरुआत की है बेटा, और शुरुआत में आप साथ लग जाओगे तो आपको गजब का, जो आप कंपटीशन में उतरने वाले हो ना, गजब तरीके से उतरोगे अगर शुरुआत में हमसे जुड़ जाते हो तो आप लोग, ठीक है। चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहना है, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना बेटा, ताकि हम भी ये सोचे हाँ भाई बच्चे कुछ करेंगे, हम भी उनके लिए और ज़्यादा करें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है, हर्षवर्धन साम्राज्य में आय और व्यय के स्रोत बताइए। मैंने अभी अभी बताया था आय और व्यय के स्रोत, वो दान किया करते थे, वो प्रजा के हित के लिए किया करते थे, और वेतन देख लो बेटा, दान किया करते थे प्रजा के हित के लिए, वेतन और सेना पर खर्च भी किया करते थे, ठीक है। लिख लेना इसको, ठीक है, लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में हर्षवर्धन का क्या योगदान रहा, उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बताया था कौन सा, नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसको 200 गांव उन्होंने दान में कर दिए थे, मैंने अभी भी बताया था, और आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राजा हर्षवर्धन विद्वानों, कला और साहित्य के महान संरक्षक थे, आप इस कथन से सहमत है, तर्क सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्या बताया है, राजा हर्षवर्धन विद्वानों, हाँ मैंने बता दिया भाई, विद्वान भी थे और कला कार्य में भी बहुत अच्छे थे भाई। उन्होंने अभी मैंने बताया, उन्होंने जो ये लिखी हैं, जो नाटक भी लिखे थे, नागानंद हो गया, प्रिय दर्शिका हो गया, रत्नावली हो गई, ठीक है, रत्नावली नाटक भी उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो वो एक कलाकारी में भी महान शासक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखो, हर्षवर्धन की प्रमुख विजय कौन सी है, किन्हीं 2 का जिक्र या बताओ भाई, 2 का, ठीक है। तो मैंने पिछली वीडियो में एक विजय के बारे में बिल्कुल कहानी समेत बताया है, पिछली वीडियो को देखना है बेटा, पूरे युद्ध की कहानी सुननी है तो ये आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अंशवर, ठीक है, बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन को पढ़ोगे, अरे हमको तो आता है, बस यही रहेगा, ठीक है।
तो इसमें से कर लेना, ये मैंने आपको बता दिया है। और 2 विजय थी, ये देख लेना कौन कौन सी हैं, गौड़ की और वल्लभी की। ये भी मैंने आपको बताया है किस प्रकार उनसे लड़ा और कौन कौन थे, ये गौड़ का शासक कौन था और वल्लभी का शासक कौन था, ये भी मैंने आपको बताया है। और देखोगे, कहानी को सुनोगे तो कभी नहीं भूलोगे। पिछली वीडियो को जरूर देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, हर्ष के साम्राज्य में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताइए। मैंने सामाजिक व्यवस्था के बारे में अभी भी बताया है और आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी बताया बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार जो वर्ण व्यवस्था बताई थी, विवाह का जो मैटर था मैं आपको बता दूं, उस समय पर विवाह जो ऊंचे घराने से जो औरतें थी वे विधवा होने के बाद शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन शुद्ध घर यानी नीचे परिवार से जितनी थी वे विधवा होने के बावजूद भी वे शादी कर सकती थी, ठीक है बेटा। ये विवाह नीति थी उस समय की, ठीक है। और क्या मैं आपको बताऊं, इसमें क्या समझाऊं, ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, आप लिख लेना इसमें से, ठीक है बेटा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना बेटा, ठीक है। क्लास में आपको क्या समझ में नहीं आया ये भी जरूर बताना है, ताकि हम आपको और बता सके। और जितनी भी बुक हैं, 6ठी कक्षा का जो विद्यार्थी देख रहा है, या 7वीं का विद्यार्थी देख रहा है, या 8वीं का कोई भी देख रहा है, मैं आपको बता दूं 6ठी 7वीं 8वीं की सभी जो इतिहास हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गई, ठीक है, जो भूगोल का हो गया चैप्टर, सभी के सभी बुक आपको ये क्वेश्चन और आंसर के समेत पूरी कहानी के अनुसार हम आपको करवाएंगे, ठीक है बेटा। पूरा का पूरा स्कूल आपके लिए यहीं पर लेकर आ गए, घर बैठे अपने कीजिए, अच्छी तरीके से करना है। फिर अगर हमसे जुड़ते हो तो अच्छी तरीके से जुड़ना है, ऐसे नहीं टाइम पास के लिए नहीं। टाइम पास में तो बेटा टाइम पास है, कुछ नहीं, बस वो कहते हैं फाड़ डालना है सब कुछ। अरे क्लास में जब एग्जाम देने के लिए जाओ ना, ऐसे जाना है बस, नकल पर निर्भर मत रहो भाई। अपने अरे कम है, नकल मार लेंगे, नहीं यार। अब ये पलट दो ये दिमाग को, हमको नकल नहीं मारनी है, खुद के दम पे करना है, किसी का एहसान नहीं चाहिए भाई, खुद के दम पर करना है जो आगे चलकर भी काम आए। अगर आप आज ये कर लेते हो ना, जब नौकरी के लिए एग्जाम देने के लिए जाओगे, आपको ये सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मैंने तैयारी कम की है, ठीक है, मेरा हुआ क्यों नहीं सिलेक्शन। मैं गारंटी लेता हूँ आपका ज़रूर होगा सिलेक्शन, अगर आप अभी से अच्छी तरीके से वीडियो को लगातार देखते हो या फिर अच्छी तरीके से पढ़ते हो। तो बेटा ध्यान लगा के पढ़ना है, ठीक है बेटा। सभी बच्चों को गुड नाइट।